नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है बिहार एपीओ मेंस के लिए। उसमें हम लोग एक्सप्लोजिव ऑफ सबस्टांसेस एक्ट कर चुके हैं। एक्सप्लोजिव सबस्टांसेस एक्ट का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। नेक्स्ट जो है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसका आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। और ये SC एंड ST एक्ट जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो सिर्फ बिहार एपीओ मेंस के लिए ही नहीं बल्कि MP HJS प्री और मेंस के लिए, छत्तीसगढ़ HJS मेंस के लिए और राजस्थान सिविल जज प्री एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 2 थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आज सिर्फ सेक्शन 2 ही डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। तो शॉर्ट टाइटल किसी भी एक्ट का होता है, वो जरूरी है। तो यहाँ पे है इसका कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। और बार बार मैं इतने लंबे ना बोल के SC एंड ST एक्ट बोलूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सबसेक्शन है वो बोलता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिससे जिस एक्ट में भी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो डिलीट किया गया है। और सबसेक्शन 3 बोलता है कि ये कब फोर्स में आएगा। तो इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 30 जनवरी 1990। आइए अब शुरू करते हैं सेक्शन 2 जो डेफिनेशन पार्ट है। तो डेफिनेशन पार्ट किसी एक्ट का क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं जो एक्ट में यूज होते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है ये बताने के लिए डेफिनेशन पार्ट होता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 1989 के पहले जो टर्म एट्रोसिटी है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये इस एक्ट में डिफाइंड किया गया है। तो एट्रोसिटी मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस है जो एट्रोसिटीज कहलाते हैं। इसका क्लॉज बी जो है वो कोड का मतलब है कि जहां भी कोड वर्ड यूज हुआ है, द टर्म कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगला है जो क्लॉज बी, ये 2015 अमेंडमेंट से जुड़ा है। इसमें ये डिपेंडेंट की बात करता है। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये एक्स एक विक्टिम है, तो एक्स का जो स्पाउस होगा वो इसके पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, इसके जो सिस्टर एंड ब्रदर हैं वो, और इसके बच्चे यानी कि S1 और D1 या और भी बच्चे हैं, तो ये इतने लोग इसके डिपेंडेंट कर लाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि तभी डिपेंडेंट कर लाएंगे जब ये नॉर्मली इनके साथ रहते हैं और इसके साथ रहते हैं, या इसके द्वारा दिए गए पैसे या मेंटेनेंस के लिए ये लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये सिस्टर की शादी हो चुकी है या ब्रदर सेपरेटेड है तो वो डिपेंडेंट नहीं कर लाएगा। अगला देखिए इकोनॉमिक बायकॉट, जिसको हम लोग आर्थिक बहिष्कार भी करते हैं। तो आर्थिक बहिष्कार में जो पहला सब क्लॉज है ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस डील नहीं करे उसके साथ किसी तरह का, उसको काम करने के लिए हायर ना करें, राइट, और किसी तरह का भी बिजनेस दूसरे से करने से मना करें। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक बायकॉट का एक कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी जो है वो बोलता है कि कोई भी एक्सेस टू सर्विस के अपॉर्चुनिटी के लिए इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसको नहीं देना। इसका एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए कि कोई एक SC या ST कैटेगरी का मेंबर है, उसको नॉन ST और नॉन SC कैटेगरी का मेंबर जो है उसको मनरेगा का बेनिफिट लेने से किसी तरह रोकता है, तो ये इकोनॉमिक बायकॉट के अंदर आएगा। तीसरा जो है वो बोलता है कि और किसी तरह के जो मतलब अगर एक नॉन ST या नॉन SC जो दूसरे नॉन ST या नॉन ST के साथ जिस टर्म पे बिजनेस करता है उस टर्म पे किसी ST या SC से बिजनेस करने से मना करे, तो ये इकोनॉमिक बायकॉट होगा। इसके बाद फोर्थ जो है इसका वो बोलता है कि किसी भी तरह का प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन रखने से मना करे, तो ये इकोनॉमिक बायकॉट होगा। अगला जो है
इसमें मैंने दो क्लॉजेज को डील किया, क्लॉज बीडी और क्लॉज डी। तो ये क्लॉज बीडी अगेन 2015 अमेंडमेंट से आया है, जो एक्सक्लूसिव या स्पेशल कोड की बात करता है, और क्लॉज डी ये स्पेशल कोड की बात करता है। तो देखिए सेक्शन 14 का 1 बात करता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड की। तो इसके अनुसार जब किसी जगह एक कोड को डेजिग्नेट किया जाता है कि ये पार्टिकुलर कोड जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्रैक करेगा ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कहते हैं। ओके, मतलब और किसी मामले को नहीं सुनेगा, सिर्फ वही मामले सुनेगा जो SC ST एक्ट के हैं। और सेक्शन 14(1) का प्रोवाइजो बोलता है कि अगर किसी एरिया में नंबर ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट बहुत कम है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट ना बना के किसी कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि यही जो है वो जो SC एंड ST एक्ट के अंतर्गत ऑफेंसेस है उसको डील करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कोर्ट। ये स्पेशली डेजिग्नेटेड है, और यहाँ पे कोई एक कोर्ट ऑफ सेशन है जिसको SC एंड ST एक्ट के अंतर्गत ऑफेंसेस को भी सुना जाएगा, तो उसको हम लोग स्पेशल कोर्ट कहते हैं। अगला देखिए फॉरेस्ट राइट। तो फॉरेस्ट राइट का जो डेफिनेशन है वो वही होगा जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एक एक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसमें जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट राइट का वही डेफिनेशन यहाँ भी होगा। अगला है मैनुअल स्कैवेंजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी जो डेफिनेशन है वो डेराइव किया गया है एक 2013 के एक्ट से, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में इसका डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। ये आपका सेक्शन 2(1)(g) ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट का डेफिनेशन है मैनुअल स्कैवेंजर। इसको मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, इसे मैं समझाता हूँ आपको। तो मैनुअल स्कैवेंजर वो पर्सन्स होते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। ओके, तो अब समझिए मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसका मतलब है कि या तो मैनुअली क्लीन करे, या मैनुअली कैरी करे, या मैनुअली डिस्पोज करे, या अदरवाइज हैंडल करे इन एनी मैनर मैनुअली। तो उसको और किस चीज का हैंडलिंग करे, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा, मल का ये इस प्रोसेस में किसी प्रोसेस से जिसको ट्रीट करे। कहाँ से, और ये ह्यूमन एक्सक्रीटा कहाँ आएगा, तो कोई भी अनहाइजीनिक लैट्रिन हो या कोई ओपन गड्ढे हो, राइट, तो ऐसे जगहों से, या फिर कोई रेलवे ट्रैक हो, और इसी तरह का और कोई भी जगहों से जहां मैनुअल क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग और अदरवाइज हैंडलिंग हो ह्यूमन एक्सक्रीटा का, तो उसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है उसे हम मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं। अब इसमें देखिए जो सेक्शन 2(1)(b)(f) जो है SC एंड ST एक्ट का, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उसमें एक एक्सप्लेनेशन है कि इंगेज और एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि इंगेज और एम्प्लॉयड ऑन ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब चाहे वो रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट पोस्ट पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसका एम्प्लॉयमेंट हो, उससे मतलब नहीं है। दोनों का मतलब होगा कि वो इंगेज और या एम्प्लॉयड है। इसके बाद और देखिए इसका एक दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बी, वो बोलता है कि अगर इस तरह का जो एक्सक्रीटा से डीलिंग है वो किसी डिवाइसेस या प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ करे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई किया हो कि ये सब प्रोटेक्टिव गियर हो, तब हम उसको मैनुअल स्कैवेंजर नहीं कहेंगे। जैसे मशीन के थ्रू करना, प्रॉपर मतलब डायरेक्ट मैनुअल हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होगा, तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगला देखिए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ये आप सेक्शन 21 ऑफ IPC में भी पढ़ते हैं, और यहाँ भी वही लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट मीन्स, ये पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC, प्लस अगर कोई अदर पर्सन जो किसी और एक्ट में डीम्ड माने जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट होगा, तो वो भी होगा, राइट। अगला देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन। तो ये बोलता है कि ये वही होगा जो आर्टिकल 66 के क्लॉजेस 24 और 25 में दे रखा है, राइट। लेकिन यहाँ से एक चीज और निकलता है, जब आप
क्लॉज 24 और 25 देखेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बोलता है कि जो आर्टिकल 341 और 342 में दे रखा है ये मीनिंग होगा, राइट। तो इनफैक्ट ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन आप ड्राइव करेंगे तो वो आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्राइव करेंगे। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज ई, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 15 में, राइट। तो कौन कौन हो सकते हैं, मैं यहाँ सेक्शन 15 में डील कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया हो कि आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर SC एंड ST एक्ट 1989, या कोई ऐसा एडवोकेट का जिस अपॉइंट किया गया हो जिसके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो ये दोनों, या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशली स्पेसिफाइड किया गया हो या कोई एडवोकेट जो 7 ईयर्स प्रैक्टिसिंग का हो उसको अपॉइंट किया गया हो, तो ये दोनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएंगे। अगला देखिए शेड्यूल, इसका ये डिफिनेशन में कुछ खास नहीं है। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू इट और टू दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 23 के बाद एक शेड्यूल इंसर्ट किया गया है 2015 अमेंडमेंट से, तो उस शेड्यूल को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो सोशल बॉयकॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल बॉयकॉट मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे सामाजिक बहिष्कार। आपको अरिस्टोटल का एक फ्रेज पता ही होगा, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो अगर किसी का सोशल बॉयकॉट करें तो वो एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और सोशल बॉयकॉट का मतलब क्या है, हिंदी में हुक्का पानी बंद करना भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी का सोशल बॉयकॉट करते हैं तो उस पर्सन से बाकी समाज के लोग ना तो बातें करेंगे, ना वहाँ से कोई रिलेशन रखेंगे, ना उसके यहाँ फंक्शन होगा तो जाएंगे, ना अपने यहाँ फंक्शन होगा तो उसे इनवाइट करेंगे, उससे किसी तरह का कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, उसको हम लोग सोशल बॉयकॉट करते हैं। अब देखिए अगला जो डेफिनेशन है वो विक्टिम है। विक्टिम एक जगह और डिफाइंड है, सेक्शन 2WA ऑफ CRPC। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। आप CRPC का डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं डील कर रहा। तो इसका मतलब है कि विक्टिम कौन है, तो विक्टिम का मतलब है कि जो पर्सन जिसपे सीधा सीधा ऑफेंस कमिट हुआ है वो। इसके अलावा ये विक्टिम टर्म इंक्लूड करता है रिलेटिव्स ऑफ विक्टिम, गार्जियंस ऑफ विक्टिम और लीगल ईयर्स ऑफ विक्टिम। आगे देखिए अगला जो सवाल है वो है अगला जो डेफिनेशन है वो है विटनेस का। विटनेस जो होते हैं, पहला तो विटनेस इंक्लूड करता है विक्टिम भी विटनेस होगा। इसके अलावा वैसे पर्सन जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड हो, उसको हम बोलेंगे कि वो विटनेस है। या जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई जानकारी हो, जो नॉलेज हो, कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो। कैसा नॉलेज, जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एनी क्राइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए, उससे कोई सबूत मिल पाए, या जिसे बुलाया जाए या जिसको बुलाने की जरूरत हो रिगार्डिंग जिसके इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उससे पूछताछ की जा सके और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, या इंक्वायरी के दौरान उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिले या कोई सबूत मिले, या ट्रायल के समय। तो वैसे में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो विटनेस है, और विक्टिम विटनेस में इंक्लूड होता है। अगला देखिए, एक टर्म डील हुआ होगा हमारे वीडियो में कई बार, पेरीमेटेरिया। पेरीमेटेरिया का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड किसी एक्ट में यूज हुआ है लेकिन वो कहीं और डिफाइंड है, तो वैसे टर्म को लोग बोलते हैं पेरीमेटेरिया। तो इसका कहना है कि अगर कोई टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं लेकिन IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट या CRPC में डिफाइंड हुआ है, तो उन सब वर्ड का वही मीनिंग होगा जो रेस्पेक्टिव एक्ट में दिया हुआ है। अब देखिए सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2, इसको मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले मैं एक बार सबसेक्शन पढ़ता हूँ। एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी एनएक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयरऑफ
shall in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force be constituted as a reference to the corresponding law if any in force in that area। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं लेता हूं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 31/10/2019 के पहले जो सेंट्रल एक्ट थे वो लागू नहीं होते थे, राइट। तो इस डेट के पहले वहां पे आईपीसी की जगह रणवीर पिनल कोड था, ठीक है। तो अब सपोज कि, और देखिए 31 अक्टूबर के पहले SC/ST एक्ट भी वहां लागू नहीं था, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि SC एंड ST एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू था। तो ऐसे केस में जहां पे SC एंड ST एक्ट में आईपीसी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर उसको हम लोग रणवीर पिनल कोड समझेंगे। यही आपका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 यही बोलता है। आई होप ये वुड बी क्लियर। तो इस तरह से सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारी वीडियो हो सकता है थोड़े लंबे लगे आपको, लेकिन बी एश्योर कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हमारे वीडियो कैसे होते हैं ये अगर आपको देखना हो तो सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ SRA का वीडियो है हमारे चैनल पे, उसे देखिए। लीगल डिसेबिलिटी, ये लिमिटेशन एक्ट का वीडियो है, आप उसे देखिए। एंड तब आपको ये लगेगा कि नहीं ये वीडियो एग्जॉस्टिव है, इसलिए लंबे हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।